स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 17 सेकेंड ईयर की बुक का पढ़ रहे हैं। इससे प्रीवियस टॉपिक तक डियर स्टूडेंट हम लोग नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन के कंपैरिजन के टॉपिक को ख़त्म कर चुके हैं। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये हमारा टॉपिक है बिहेवियर्स का। तो डियर स्टूडेंट्स, जो बिहेवियर है ये किसी भी रिस्पॉन्स को कहा जाता है। कोई भी एनिमल, प्लांट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिस तरह से भी किसी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करता है ये उसका एक बिहेवियर कहलाता है। अब बिहेवियर में कोई एक रिस्पॉन्स नहीं, कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेज होते हैं। तो ऑल द कलेक्टिव रिस्पॉन्सेज which an organism shows in order to a particular specific stimuli, इसको कहा जाएगा रिस्पॉन्स। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सादा सी एग्ज़ाम्पल ले लें तो हम किसी शख्स से बातें कर रहे हैं। अब हम किसी शख्स से पोलाइटली बात करते हैं, गुस्से में बात करते हैं, स्माइल करके बात करते हैं, तो उसके बदले में वो ऑर्गेनिज़म वो इंसान जिस तरह से भी हमें रिस्पॉन्ड करेगा, मतलब खुशी के साथ, एग्रेशन के साथ, स्माइल के साथ, किसी भी तरह से जिस तरह वो हमारे साथ बातचीत करेगा ये उसका क्या कहलाएगा, रिस्पॉन्ड कहलाएगा। इसी तरह मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल खुराक को हासिल करने के लिए, किसी प्रे को कैप्चर करने के लिए, रहने के लिए सूटेबल माहौल तलाश करने के लिए ऑर्गेनिज़म रिस्पॉन्ड करते हैं। तो और बिहेवियर बेसिकली क्या होता है, ये एक रिस्पॉन्स का नाम है। कोई एक रिस्पॉन्स नहीं, ऑल द रिस्पॉन्सेस which an organism shows under the influence of a stimuli। स्टिमुलस के नतीजे में ऑर्गेनिज़म जितने भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सेस शो करता है उस सब को उसका बिहेवियर कहा जाता है। जैसे कैसे हम देखते हैं, कैसे हम सुन रहे हैं, कैसे हम चल रहे हैं, कैसे हम बोल रहे हैं, वॉकिंग, रनिंग, हर किस्म की ये जो हमारी चीज़ें हैं ये सारी हमारी कलेक्टिवली रिस्पॉन्स हम बिहेवियर कहलाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, बिहेवियर्स की दो बेसिक टाइप्स हैं। पहले मरहले में जो टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बिहेवियर है इन्नेट बिहेवियर। इन्नेट बिहेवियर डियर स्टूडेंट्स, इन्नेट बिहेवियर जो होता है ये इनबॉर्न होता है। इनबॉर्न यानी पैदाइशी तौर पर जो किसी ऑर्गेनिज़म में स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी होती है इसको कहा जाता है इसका इन्नेट बिहेवियर। अगर हम इन्नेट बिहेवियर के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इन्नेट बिहेवियर ऐसा बिहेवियर या ऐसी कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेज हैं जो कि इनबॉर्न है। ये प्री डिटर्मिन्ड होते हैं। प्री डिटर्मिन्ड पहले से ही ये फिक्स होते हैं, प्री डिटर्मिन्ड होते हैं और इनहेरिटेड होते हैं। यानी कि जितने भी इन्नेट बिहेवियर हैं हर ऑर्गेनिज़म इनको इनहेरिट करता है अपने पेरेंट्स से। जिस तरह के जीन्स पेरेंट्स में मौजूद होंगे बिहेवियर के, वो ही पास होकर नेक्स्ट जनरेशन में आ जाएंगे और नेक्स्ट जनरेशन में वो इसको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। अब इस इन्नेट बिहेवियर के लिए कुछ स्पेसिफिक न्यूरल और साइटोप्लाज्मिक पाथवेज इस्टेब्लिश हो जाते हैं। यानी इन्नेट बिहेवियर इनबॉर्न है, बाय बर्थ ही किसी हर ऑर्गेनिज्म में, इंडिविजुअल में मौजूद होगा। ये बिहेवियर उसका प्री डिटर्मिन्ड होगा, ऑलरेडी फिक्स्ड होगा, पहले से उसमें पाया जाएगा। इनहेरिटेड होगा, ये एबिलिटी उसने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट की होगी और इसमें एक स्पेसिफिक न्यूरल पाथवे इस्टेब्लिश हो जाएगा बॉडी में, चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़म है या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म है। और जब भी कोई स्पेसिफिक स्टिमुलाई आएगा वो स्पेसिफिक न्यूरल पाथवे बॉडी के अंदर एक कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेज शो करेगा। इस कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेज को हम नाम देंगे इन्नेट बिहेवियर का। यानी इन्नेट बिहेवियर को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहेंगे इन्नेट बिहेवियर्स आर कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेस। These collection of responses are inborn, these collection of responses are predetermined, they are inherited, and these collection of responses are due to specific neural or cytoplasmic pathways. इनको डियर स्टूडेंट्स कहा जाता है innate behavior।
अब अगर हम इननेट बिहेवियर्स की बात करें तो इनवेरिएबली दे आर सेम इन द मेंबर्स ऑफ in all the members of a species. They are same in all members of a species. यानी किसी एक स्पीशीज़ के जितने भी ऑर्गेनिजम्स इंडिविजुअल्स मौजूद हैं वो इननेट बिहेवियर्स में मोर और लेस सेम होंगे। थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, इनवेरिएबली मीन स्लाइट डिफरेंसेस हो सकते हैं, मगर वो मोर और लेस इननेट बिहेवियर्स के लिए सेम होंगे। जैसे कि ऑल प्लांट बिहेवियर्स आर इननेट, जितने भी प्लांट्स के बिहेवियर्स हैं वो सारे के सारे इननेट बिहेवियर्स हैं। यानी इननेट बिहेवियर, प्लांट्स ने जो भी बिहेवियर शो करना है कि फ्लावर की ओपनिंग क्लोजिंग है, बड की ओपनिंग क्लोजिंग है, रूट कैसे बनेगी, लीफ कैसे बनेगा, शूट्स कैसे बनेगी, जितने भी रिस्पॉन्सेज प्लांट शो करेंगे, बिहेवियर शो करेंगे, ऑल दीज बिहेवियर्स आर इननेट। यानी प्लांट के एक या अब दो यहाँ पे एमसीक्यू के बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पैदा हो गए हैं। वो ये कि एक स्पीशीज़ के जितने भी मेंबर्स हैं वो अपने इननेट बिहेवियर्स में सेम हैं, और प्लांट्स के जितने भी बिहेवियर्स हैं वो सिर्फ इननेट हैं। प्लांट्स में दूसरी बिहेवियर की टाइप लर्निंग बिहेवियर होती ही नहीं है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, ये जो इननेट बिहेवियर्स होते हैं दे आर नेचुरली सिलेक्टेड। ये किसी भी स्पीशीज़ के अंदर कैसे पैदा होते हैं, नेचुरल सिलेक्शन के नतीजे में उस स्पीशीज़ के अंदर ये बिहेवियर्स मौजूद होते हैं। अब इसमें ये हो सकता है कि कई हज़ारों जनरेशन्स पीछे से किसी स्पीशीज़ की आ रही हैं तो उसके अंदर कुछ अडेप्टिव चेंजेस आते जा रहे हैं। अब वो अडेप्टिव चेंजेस के नतीजे में कोई एक बिहेवियर बढ़ भी सकता है, कोई एक बिहेवियर कम भी हो सकता है। अब ये सारे नेचुरल सिलेक्शन के नतीजे में जो इननेट बिहेवियर्स डेवलप होते हैं ये ऑर्गेनिज़म को एनवायरनमेंट के साथ कॉप अप करने के काबिल बनाते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए वो ऑर्गेनिज़म को काबिल बनाते हैं वो है सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा बिहेवियर है जो उनकी रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, कोई उनको फूड हासिल करने में हेल्प करता है, कोई उनकी वाटर की अवेलेबिलिटी अनअवेलेबिलिटी में सर्वाइव करने में मदद करता है, टेम्परेचर की वेरिएशंस को कॉप अप करने में मदद करता है। यानी जितने भी नेचुरल सिलेक्शन के नतीजे में इननेट बिहेवियर्स डेवलप होंगे, नंबर वन वो किसके लिए होंगे, फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़। अब अगर कोई स्पीशीज़ रिजेक्ट हो जाती है, वो इंडेंजर्ड हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है, इसका मतलब ये होता है कि उसके इननेट बिहेवियर उसको एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के साथ कॉप अप नहीं कर पाए, या वो चेंजेस इतनी तेज़ी से नहीं आए जितनी तेज़ी से एनवायरनमेंट चेंज हुआ। और दूसरा जो इसका बेनिफिट है इननेट बिहेवियर्स का वो है इकोनॉमी टू हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन, हायर नर्वस सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई हमारा इननेट बिहेवियर है, इसमें जो हायर इंटेलेक्ट पार्ट्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल पार्ट्स होते हैं नर्वस सिस्टम के, वो इसमें हिस्सा नहीं लेते। यानी इस पर स्टिमुलस आएगा, ऑर्गेनिज्म उसको रिस्पॉन्ड कर देगा विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द हायर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन। तो इससे क्या होगा कि जो ब्रेन के हायर सेंटर्स हैं उनके ऊपर एनर्जी का बर्डन या उनके ऊपर इंफॉर्मेशंस को चलाने का, क्या उनको प्रोसेस करने का बर्डन क्रिएट नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये एक इंट्रोडक्शन है कि इननेट बिहेवियर्स क्या होते हैं। इसको एक दफ़ा फिर देख लें। इननेट बिहेवियर्स आर द कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेज। जितने मतलब जैसे आपको बताया कि बिहेवियर एक कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेज ही है, अब उसमें इननेट बिहेवियर भी एक कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेज है, बट ऐसे कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेज जिनमें ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ हों, जो इनबॉर्न हो, पैदाइशी तौर पर उस इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म स्पीशीज़ में मौजूद हों, जो ऑलरेडी प्री डिटर्मिंड हों, फिक्स्ड हों, पहले से ही उस स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स में चल रहे हों, ये इनहेरिटेड होते हैं हर, यानी एक्सपीरियंस का इनके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, वो पर्सन सीखा सिखाया ये चीज़ें पैदा कर होगा। इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक न्यूरल और साइटोप्लाज्मिक पाथवेज इस्टेब्लिश होते हैं। जब भी वो न्यूरल और पाथवेज ट्रिगर होंगे तो वही स्पेसिफिक रिस्पॉन्स वो स्पीशीज़ के मेंबर्स करेंगे। और इननेट बिहेवियर में इनवेरिएबली कुछ स्मॉल डिफरेंसेस हो सकते हैं, मोर और लेस इननेट बिहेवियर के लिए एक स्पीशीज़ के सारे मेंबर्स ही सेम होते हैं। यानी जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं ये अपने लर्नड बिहेवियर में तो डिफरेंट हो सकते हैं, मगर अपने इननेट बिहेवियर्स में ये सारे ह्यूमन बीइंग एक जैसे हैं, क्योंकि
ऑर्गेनिज्म अलग-अलग है मगर सारे इंसानों की स्पीशीज़ एक ही है, और प्लांट्स के सारे बिहेवियर तो होते ही इन्नेट हैं। इन्नेट बिहेवियर्स के दो फ़ायदे हैं। ये एक एडेप्टिव चेंजेस हैं जो नेचुरल सिलेक्शन के दौरान ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टेप बाय स्टेप इकट्ठे होते चले जाते हैं, और ये ऑर्गेनिज्म को, स्पीशीज़ को सर्वाइवल के काबिल बनाते हैं। इस काबिल बनाते हैं कि वो स्पीशीज़ न्यू चेंज एनवायरनमेंट के अंदर इजीली सर्वाइव कर सके, और ये इकोनॉमी डेवलप करते हैं हायर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन के ऊपर, क्योंकि इन्नेट बिहेवियर इनबॉर्न होते हैं, प्री डिटर्मिन्ड होते हैं। इसमें हायर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन जो या नर्वस सिस्टम वो इन्वॉल्व, हाई इंटेलेक्चुअल पार्ट्स ऑफ द ब्रेन नर्वस सिस्टम वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। यानी आपको इसको याद करने की, सीखने की, प्रैक्टिस करने की इन्नेट बिहेवियर को ज़रूरत नहीं, तो इसलिए ब्रेन के ऊपर, नर्वस सिस्टम के ऊपर इसका कोई बर्डन क्रिएट नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट, ये एक इंट्रोडक्शन था इन्नेट बिहेवियर का। अब हम आगे चलते हैं इन्नेट बिहेवियर्स की टाइप्स के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स, इन्नेट बिहेवियर्स की दो टाइप्स हैं, ओरिएंटेशन और रिफ्लेक्सेस, जिनको इंस्टिंक्ट्स भी कहा जाता है, या यूं कह लें कि इंस्टिंक्ट्स की टाइप है रिफ्लेक्सेस। नंबर 1, अब पहली इसकी जो टाइप है वो है ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन डियर स्टूडेंट इन्नेट बिहेवियर है, तो अभी हमने जितने कैरेक्टरिस्टिक्स इन्नेट बिहेवियर के बारे में बोले हैं वो सारे के सारे ही इन्नेट बिहेवियर के ओरिएंटेशन में पाए जाते हैं। अब ओरिएंटेशन की आगे दो किस्में हैं। ओरिएंटेशन इज ऑफ टू टाइप्स। ओरिएंटेशन में काइनेसिस है, काइनेसिस है और टैक्सिस है। यानी ओरिएंटेशन दो किस्म की है, टैक्सिस और काइनेसिस। अब डियर स्टूडेंट, दोनों में एक चीज़ तो सेम है कि चाहे काइनेसिस है चाहे टैक्सिस है, ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करता है इन ऑर्डर टू सर्वाइव। इन ऑर्डर टू सर्वाइव, अपने सर्वाइव लाइफ के, अपनी ज़िंदगी के सर्वाइवल के लिए किसी स्पेसिफिक स्टिमुलाई को विच इज़ विद इन द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है, काइनेसिस में भी और टैक्सिस के अंदर भी। तो जो डिफरेंस है हम इसमें उसी को देखते हैं। काइनेसिस में ये होता है कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपनी स्पीड ऑफ मूवमेंट को चेंज करते हैं, और इस स्पीड ऑफ मूवमेंट को चेंज करते हैं इन रैंडम डायरेक्शंस। ये जो स्पीड ऑफ मूवमेंट चेंज होती है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये रैंडम मूवमेंट्स होती हैं, रैंडम डायरेक्शंस के अंदर ये मूवमेंट होती हैं, और ये मूवमेंट होती हैं फॉर द पर्पस ऑफ सर्वाइवल। ये सर्वाइवल के पर्पस के लिए मूवमेंट्स होती हैं। तो काइनेसिस ओरिएंटेशन बेसिकली इन्नेट बिहेवियर की वो टाइप है जिसमें मूवमेंट्स इन्वॉल्व हों, जो मूवमेंट्स की बेस के ऊपर हो। जबकि टैक्सिस के अंदर भी यही होता है कि स्पीड ऑफ मूवमेंट या मूवमेंट्स में चेंजेस लाए जाते हैं, बट दीज चेंजेस आर डायरेक्शनल। ये चेंजेस होते हैं डायरेक्शनल। अगर ये टूवर्ड्स हों तो हम इसको कहते हैं पॉजिटिव टैक्सिस, और अगर अवे फ्रॉम स्टिमुलस हों तो फिर इनको हम कहते हैं नेगेटिव टैक्सिस। यानी टैक्सिस और काइनेसिस में बेसिक डिफरेंस सिर्फ डायरेक्शन का है। बाकी दोनों के अंदर जो मूवमेंट्स हैं उनकी स्पीड के अंदर उनके चेंजेस लाए जाते हैं, मगर काइनेसिस में जो स्पीड ऑफ मूवमेंट्स के अंदर चेंजेस होते हैं वो रैंडम होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होते, बट फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल होते हैं। टैक्सिस में भी मूवमेंट के अंदर चेंजेस ही आते हैं, मगर ये जो चेंजेस होते हैं ये डायरेक्शनल होते हैं। अगर ये टूवर्ड स्टिमुलस हों तो इसको कहते हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स टैक्सिस, और अगर ये अवे फ्रॉम स्टिमुलस हों तो फिर इसको कहते हैं नेगेटिव टैक्सिस या नेगेटिव रिस्पॉन्स, इसको हम नाम देते हैं। अब इसमें काइनेसिस की एक एग्जांपल दी हुई है हमारी बुक के अंदर, पिल बग्स की। अगर हम इसको ड्रॉ करें, हमारे पास इस तरह से दो एरियाज़ हैं। एक एरिया हमारे पास है ड्राई, खुश्क है, पानी नहीं है यहाँ,
दूसरा एरिया है हमारे पास वेट। अब ये कुछ इंसेक्ट्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं छोटे छोटे। These arthropods or insects will move towards the wet place from dry place। ये किधर जाना चाहेंगे? towards this wet place। अब ऐसा क्यों है? देखें, पहली बात ये है कि ड्राई कंडीशन में फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ये सरवाइव नहीं कर सकते। तो ड्राई प्लेस से वेट प्लेस पे आना इनके किस काम के लिए ज़रूरी है? सर्वाइवल के लिए। मगर ये इनकी जो मूवमेंट है वो सीधी सीधी ये नहीं है कि ये ड्राई प्लेस से वेट प्लेस पर पहुंच जाएंगे। ये जो मूवमेंट्स शो करेंगे ये रैंडम मूवमेंट्स होंगी, ये नॉन डायरेक्शनल होंगी। अब इसमें दोनों चांसेस पॉसिबल हैं। इन रैंडम मूवमेंट्स के नतीजे में कुछ इंसेक्ट्स पहुंच जाएंगे वेट एरियाज तक, कुछ नहीं पहुंच पाएंगे। बट अगर ये मूवमेंट ना होती तो सारे के सारे ही ड्राई प्लेस पर होते। तो अगर ये काइनेसिस की मूवमेंट होंगी तो सम ऑफ द मेंबर्स विल रीच द वेट प्लेस, और जो वेट प्लेस पर पहुंच जाएंगे वो सर्वाइव करेंगे, वो रिप्रोड्यूस करेंगे, वो नेक्स्ट प्रोजनी प्रोड्यूस करेंगे, तो स्पीशीज सर्वाइव करेगी। इसमें इंडिविजुअल के सर्वाइवल इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना स्पीशीज़ का सर्वाइवल इसमें इंपॉर्टेंट है। तो इस बात को डियर स्टूडेंट आप बुक से भी देख लें। काइनेसिस इट इज़ अ बिहेवियर इन विच ऑर्गेनिज्म चेंजेस द स्पीड ऑफ रैंडम मूवमेंट्स। वो अपनी रैंडम मूवमेंट्स की स्पीड को चेंज कर, यानी जो वेट प्लेस पे हैं वो रैंडमली मूव नहीं करेंगे, जो ड्राई प्लेस पे हैं वो रैंडमली मूव करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यानी रैंडम मूवमेंट्स करने की ज़रूरत ड्राई प्लेस पर है, वेट प्लेस पर नहीं है। अब इस रैंडम मूवमेंट के नतीजे में कोई ना कोई मेंबर डेफिनेटली विल रीच टू द वेट प्लेस, और वो जो पहुंच जाएगा वो सर्वाइव कर जाएगा। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना कि ये ड्राई से वेट पर गया तो ये डायरेक्शनल हो गया। ड्राई से वेट पर जाना इसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, मगर ये किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा। इस रैंडम मूवमेंट्स के नतीजे में वेट एरियाज तक पहुंच जाएगा। जबकि जो टैक्सेस की मूवमेंट्स होंगी वो डेफिनेटली डायरेक्शनल होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनिज्म फूड लेने के लिए मूव कर रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म लाइट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अब ये बिहेवियर डेफिनेटली डायरेक्शनल होगा और इसमें मूवमेंट होगी ही डायरेक्शनल, इसमें रैंडम मूवमेंट नहीं होगी। तो टैक्सेस इसमें काइनेसिस के कंट्रास्ट में ये डायरेक्टेड होते हैं, यानी टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस होंगे। अगर टूवर्ड्स होंगे तो इसको पॉजिटिव रिस्पांस कहा जाएगा, अवे होंगे तो इसको नेगेटिव रिस्पांस कहा जाएगा। तो इनेट बिहेवियर की वो टाइप जिसमें कोई मूवमेंट्स इन्वॉल्व हैं, कोई मोशंस इन्वॉल्व हैं, इनको बोला जाता है ओरिएंटेशंस। और ये ओरिएंटेशन की दो किस्में हैं, काइनेसिस और टैक्सेस। बेसिक डिफरेंस है कि काइनेसिस में जो मूवमेंट्स या स्पीड ऑफ मूवमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं वो नॉन डायरेक्शनल है, रैंडम है, फॉर सर्वाइवल ही हैं। टैक्सेस में भी जो मूवमेंट में चेंजेस आ रहे हैं वो भी फॉर सर्वाइवल हैं, बट ये डायरेक्शनल हैं, टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट सेकेंड टाइप पर आते हैं इनेट बिहेवियर की, और वो हैं इंस्टिंक्ट्स, रिफ्लेक्सेस और इंस्टिंक्ट्स। जो रिफ्लेक्सेस हैं डियर स्टूडेंट्स वो हम प्रीवियस हिस्से में भी चैप्टर के पढ़कर आए हैं। रिफ्लेक्सेस रिफ्लेक्सेस और इंस्टिंक्ट्स। रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? रिफ्लेक्सेस का मतलब होता है एन ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स, खुद मतलब एक ऑटोमेटेड इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स है। और रिस्पॉन्स भी क्या है? फिक्स रिस्पॉन्स है। स्टिमुलस भी क्या है? फिक्स स्टिमुलस है। अब रिफ्लेक्ट ईदर द पर्सन विल बॉर्न विद राइट रिफ्लेक्सेस और विद रॉन्ग रिफ्लेक्सेस, क्योंकि ये इनेट बिहेवियर की टाइप है। तो राइट रिफ्लेक्सेस के साथ कोई पर्सन बॉर्न हो गया, या नॉन मतलब रॉन्ग रिफ्लेक्सेस के साथ बॉर्न हो गया। अब ये ही इंस्टिंक्ट्स हैं, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर की टाइप में ही आते हैं रिफ्लेक्सेस। तो यानी कि इनेट बिहेवियर की दो टाइप्स हैं, ओरिएंटेशन एक टाइप होगी, दूसरी टाइप इंस्टिंक्ट जिसमें रिफ्लेक्सेस भी आते हैं। अब डियर स्टूडेंट, ये रिफ्लेक्सेस ये जो बिहेवियर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होते हैं, इसकी अब कुछ एग्जांपल्स बुक में दी हुई हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं इसमें। जैसे पहली इसमें एग्जांपल है बायोलॉजिकल रिदम्स। पहली इसकी एग्जांपल है बायोलॉजिकल रिदम की, कि बायोलॉजिकल रिदम एक ऐसा रिस्पांस होता है जिसको किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होता है। जैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, या इसके अलावा स्लीप वेक साइकिल है जो कोई 24 घंटे के इंटरवल पर अपीयर होता है। इसी तरह कुछ पौधों में फ्लावरिंग जो है
वो उसका कोई स्पेसिफिक इंटरवल होता है, फ्रूटिंग का स्पेसिफिक इंटरवल होता है। तो इस तरह की तमाम एक्टिविटी जो किसी स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम पर होती हैं, इसको हम नाम देते हैं बायोलॉजिकल रिदम का। तो ये एक इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है। इसके बाद टेरिटोरियल बिहेवियर्स इंस्टिंक्ट्स में आते हैं। टेरिटोरियल बिहेवियर्स डियर स्टूडेंट्स वो होते हैं जो कोई ऑर्गेनिज्म अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करता है। अब कोई ऑर्गेनिज्म जिस जगह पर रहता है वो वहाँ पर से हैबिटेट लेता है, शेल्टर लेता है, फूड लेता है, प्रोटेक्शन लेता है। अब उस एरिए को उसकी टेरिटरी बोलते हैं। अब उसको वो बाकी एनिमल से, बाकी ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि वहाँ तक कोई प्रीडेटर ना आए या उसका कोई कंपैटिटर वहाँ पर ना पहुँच जाए। जैसे आप देखते हैं कि एक बर्ड एक नेस्ट में रहता है तो वो अपने नेस्ट की तमाम चीज़ों को, अपने नेस्ट को बनाता है, बिल्डअप करता है, उसमें मौजूद एग्स को, अपने बेबीज़ को वहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। तो अपनी टेरिटरी को जो प्रोटेक्ट करने का बिहेवियर है, टेरिटरी से मुराद ये है कि द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म फुलफिल द नीड्स ऑफ इट्स लाइफ, जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, उसको बचाने की, प्रोटेक्ट करने की उसकी एबिलिटी को इसका टेरिटोरियल बिहेवियर्स कहते हैं। उसके बाद आता है कॉर्टशिप। कॉर्टशिप से मुराद होती है दो डिफरेंट जेंडर्स के ऑर्गेनिजम्स, यानी कि किसी स्पीशीज़ के एक मेल पार्टनर और एक फीमेल पार्टनर का, दे लिव टुगेदर, दे कम टुगेदर, मेकिंग ऑफ लव। इस बिहेवियर को कहा जाता है कॉर्टशिप बोलते हैं। फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट आता है मेटिंग। मेटिंग में भी यही होता है कि दो डिफरेंट जेंडर्स के मेल फीमेल ऑर्गेनिज्म दे कम टुगेदर, बट इन मेटिंग दे कम फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी इफ़ मेंबर्स ऑफ टू अपोजिट जेंडर्स आर लिविंग टुगेदर फॉर द सेक ऑफ रिप्रोडक्शन, तो इस बिहेवियर को उनके मेटिंग बोला जाएगा। एंड जस्ट फॉर द मेकिंग ऑफ रिलेशनशिप, मेकिंग ऑफ लव, दे आर कम टुगेदर, तो इसको कॉर्टशिप का नाम दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल डियर स्टूडेंट जो आती है इंस्टिंक्टिव बिहेवियर की, उसमें हम कहते हैं एल्चुरिज्म। एल्चुरिज्म का मतलब ये होता है कि गिविंग बेनिफिट टू अदर्स, दूसरों को बेनिफिट्स देना, फॉर द सेक ऑफ ओन सेल्फ, अपना नुकसान करके दूसरों को बेनिफिट देने की जो बिहेवियर है इसको कहा जाता है एल्चुरिज्म, जिसको हम हमदर्दी के बिहेवियर्स भी कह सकते हैं। ये भी एक इनबॉर्न बिहेवियर होते हैं, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स होते हैं। इसके अलावा इसमें इस्टेब्लिश होती हैं सोशल हायरार्कीज़, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, इसके अलावा सोशल हायरार्कीज़। जब कोई ऑर्गेनिज़म कोई सोसाइटी बिल्डअप करते हैं, यानी एक तरह के स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज़म इकट्ठे रहते हैं, तो उसमें एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक नेस्ट है, उसके अंदर कुछ बर्ड्स रहते हैं, तो उसमें मदर का बिहेवियर, फादर का बिहेवियर, उनके न्यू बॉर्न बेबीज़ का बिहेवियर, उनके नेक्स्ट मज़ीद नेस्ट बिल्डअप करने के बिहेवियर, ये एक उनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। अब उसमें एक बड़ा लेवल का हो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, छोटे लेवल के पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरह के सेटअप को कहते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन और सोशल हायरार्कीज़। तो डियर स्टूडेंट्स, इंस्टिंक्ट और रिफ्लेक्सेस की ये सारी एग्जांपल्स हैं। बायोलॉजिकल रिदम जो कि स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट होते हैं, ये इंस्टिंक्टिव बिहेवियर हैं। टेरिटोरियल बिहेवियर का मतलब है ऑर्गेनिज्म अपनी टेरिटरी को दूसरे एनिमल से बचाता है जहाँ वो रह रहा होता है अपने सर्वाइवल के लिए, टेरिटोरियल बिहेवियर। कमिंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट जेंडर्स फॉर द मेकिंग ऑफ लव, इसको हम बोलते हैं कॉर्टशिप। कमिंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट जेंडर्स फॉर द सेक ऑफ रिप्रोडक्शन, इसको हम बोलते हैं मेटिंग। एल्चुरिज्म, ख़ुद को नुकसान करके दूसरों को बेनिफिट करने की जो बिहेवियर्स हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड सोशल हायरार्कीज़, जिसमें एक ही स्पीशीज़ या डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर्स इवन अगर इकट्ठे रहते हैं तो वो जो सोशल सेटअप इस्टेब्लिश करते हैं, इस तरह के तमाम बिहेवियर्स को कहा जाता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन और सोशल हायरार्कीज़ में रखा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इनेट बिहेवियर की टाइप को हमने कंप्लीट किया। इनेट बिहेवियर की हमने पढ़ा दो टाइप्स हैं, ओरिएंटेशन, रिफ्लेक्सेस और इंस्टिंक्ट। फिर ओरिएंटेशन की दो टाइप हम पहले पढ़ चुके हैं, काइनेसिस और टैक्सिस। इसके बाद डियर स्टूडेंट हमने एक कंपैरिजन डिस्कस करना है और वो कंपैरिजन है बिटवीन लर्निंग एंड इंस्टिंक्ट बिहेवियर। डियर स्टूडेंट,
इंस्टिंक्ट को अगर हम कंपेयर करें लर्निंग के साथ, तो सबसे पहले जो इंस्टिंक्ट को डिफ़ाइन किया है वो डिफ़ाइन किया है डार्विन ने। इंस्टिंक्ट डियर स्टूडेंट ऐसे बिहेवियर, इंस्टिंक्ट यानी टाइप इनेट बिहेवियर के जो इनेट बिहेवियर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे के सारे, डार्विन ने कहा कि जो इनेट जो इंस्टिंक्ट्स हैं ये कॉम्प्लेक्स ऑफ रिफ्लेक्सेस हैं। रिफ्लेक्स हम पढ़ चुके हैं कि जो ऑटोमेटेड इनवॉलेंटरी फिक्स रिस्पॉन्स होता है टू अ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर स्टिमुलाई, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स। काफ़ी सारे रिफ्लेक्सेस इकट्ठे हो गए तो ये क्या बन गए, एक इंस्टिंक्टिव बिहेवियर बन गए। यानी अकॉर्डिंग टू डार्विन इंस्टिंक्ट्स आर कॉम्प्लेक्स ऑफ रिफ्लेक्सेस, जो रिफ्लेक्सेस के कॉम्प्लेक्सेस हैं। अब ये जो रिफ्लेक्सेस के कॉम्प्लेक्स हैं दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स जो कि प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है। दीज आर प्रोडक्ट्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये उस ऑर्गेनिज्म में बिकॉज ऑफ दी, उस स्पीशीज़ के मेंबर्स में बिकॉज ऑफ दी नेचुरल सिलेक्शंस मौजूद हैं। यानी अकॉर्डिंग टू डार्विन इंस्टिंक्ट बिहेवियर्स आर कॉम्प्लेक्स ऑफ रिफ्लेक्सेस। अब 2, 3, 4, 5 रिफ्लेक्सेस, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इंस्टिंक्ट बिहेवियर के जो सिंपल यूनिट्स हैं, जो इसका सिंपल यूनिट बनेगा वो होगा रिफ्लेक्स। Instincts are consists of simple units and these simple units are reflex. So complex of reflexes will call instinctive behavior. और ये जो instinctive behavior या complex of reflexes हैं they are compatible with their inherited structure. ये उनके inherited structure के साथ compatible है, जो वो अपने parents से inheritance लेकर आए हैं, ये उसका part है। और ये इनके अंदर प्रोड्यूस हुए हैं बिकॉज ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता गया ये अपने इनहेरिटेड स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते गए। उस इनहेरिटेड स्ट्रक्चर की मॉडिफिकेशन की वजह से इनके कॉम्प्लेक्सेस रिफ्लेक्सेस जनरेट हुए। वो तमाम रिफ्लेक्सेस मिलकर एक इंस्टिंक्टिव बिहेवियर या एक इंस्टिंक्टिव पैटर्न की शक्ल इख्तियार कर गए और ये इवॉल्व होते हैं इन द लाइफ ऑफ स्पीशीज़। इसमें जो एवोल्यूशन होगी इनमें they evolve in life histories of species। ये लाइफ हिस्ट्रीज ऑफ स्पीशीज़ के अंदर ये इवॉल्व हुए हैं। ये किसी एक इंडिविजुअल में इवॉल्व नहीं हुए, ये पूरी जो हिस्ट्री ऑफ स्पीशीज़ है उसके अंदर ये इवॉल्व हुए हैं। और डियर स्टूडेंट तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किसी एक स्पेसिफिक स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। उस स्टिमुलाई को इंस्टिंक्टिव बिहेवियर में कहा जाता है साइन स्टिमुलस। इसके बाद 2 पर्सन्स हैं जिन्होंने इथोलॉजिस्ट हैं। इथोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ बिहेवियर को। इथोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ बिहेवियर और इनके एक्सपर्ट को कहा जाता है इथोलॉजिस्ट। स्टडी ऑफ बिहेवियर को बोलते हैं इथोलॉजी और इसके एक्सपर्ट को कहा जाता है इथोलॉजिस्ट, इसको बोलते हैं। उस्कल ने एक स्टिमुलस को डिफ़ाइन किया जिसको हम नाम देते हैं साइन स्टिमुलस का। डियर स्टूडेंट्स ये साइन स्टिमुलस की टर्म शॉर्ट क्वेश्चन में आपको डिफ़ाइन करने के लिए भी आ सकती है। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि साइन स्टिमुलस वाज डिफाइंड बाय उस्कल एंड लॉरेंस। In 1934 it was defined by Uskal and in 1935 it was defined by Lawrence. अब ये साइन स्टिमुलस है क्या? साइन स्टिमुलस इज़ पार्ट ऑफ द इनहेरिटेड स्ट्रक्चर। अ स्टिमुलस विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्टिमुलस कॉन्फ़िगरेशन। यानी एक साइन स्टिमुलस एक वो पार्ट है, मतलब एक मुकम्मल स्टिमुलस है जिसको ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है। उस स्टिमुलस का जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है जिसको ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है उस कैरेक्टरिस्टिक को कहा जाता है साइन स्टिमुलस। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जो एग्ज़ाम्पल डिस्कस की जाएगी साइन स्टिमुलस के हवाले से वो एग्ज़ाम्पल है अ मेल 3-spined स्टिकल्ड बैक फिश। अ मेल 3-spined स्टिकल्ड बैक फिश। इस तरह से ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक फ़िश है और ये फ़िश जो है ये 3-spined फिश है
a male 3-spined stickle back fish। डियर स्टूडेंट्स, ये फ़िश जो है जब इसका रिप्रोडक्शन का टाइप आता है, इसका मेटिंग का टाइम आता है, तो इट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक रेड बेली। इसकी बेली का कलर रेड हो जाता है। अब इसमें ये जो बेली का कलर रेड होना है, इट इज़ अ साइन स्टिमुलस। ये एक साइन स्टिमुलस है। और a male 3-spined stickled backfish has a characteristic red color of belly which is a sign stimulus। और ये साइन स्टिमुलस इसके अंदर जनरेट करता है एक टेरिटोरियल बिहेवियर। टेरिटोरियल बिहेवियर अभी आपको बताया है कि वो बिहेवियर है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करता है, अपने लिविंग स्पेस को, लिविंग प्लेस को दूसरों से प्रोटेक्ट करता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसी एरिया में इसी स्पीशीज़ की कोई और फिश आ जाती है जिसमें विदाउट रेड बेली, अब इसका मतलब ये है कि दिस मेल 3-spined स्टिकल्ड बैक फिश, इसको नो रिस्पॉन्स, जिसकी बेली का कलर रेड नहीं होगा, इसके लिए कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा, एग्रेशन शो नहीं करेगा, अपना टेरिटोरियल बिहेवियर शो नहीं करेगा। जबकि इसके मुकाबले में अगर कोई और एनिमल आ जाता है, उसमें करेक्टरिस्टिक रेड कलर है, या इसी तरह मेल फिश ही आ जाती है जिसमें 3-spined स्टिकल बैक है और रेड कलर है, तो ये उनको रिस्पॉन्स करेगा। यानी टेरिटोरियल बिहेवियर का मतलब ये है कि दिस मेल 3-spined स्टिकल्ड बैक फिश इफ़ इट इज़ इन रेड बेली कलर, अगर इसकी टेरिटरी में कोई और रेड कलर वाली फ़िश एंटर होने की कोशिश करेगी तो ये इसके साथ फाइट करेगा, इसके साथ लड़ेगा, उसको उस टेरिटरी से भगा देगा, ताकि ये दिस फिश कैन ओनली रिप्रोड्यूस विद द फीमेल। तो अब इसके जो ये एग्रेशन शो करने की वजह बना है, जो टेरिटोरियल बिहेवियर शो करने की वजह बना है, वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, रेड कलर। नॉर्मली ये होता है कि इसी स्पीशीज़ की रेड बेली के कलर वाले मेल फिशेस उधर आते हैं, ये उनके साथ फाइट करके उनको रन अवे करवा देगा। अगर कोई ऐसी फ़िश आती है जिसकी बेली का कलर रेड नहीं है, उसको ये रिस्पॉन्ड शो नहीं करेगा। तो अ मेल 3-spined स्टिकल्ड बैक फिश विल रिस्पॉन्ड टू द रेड बेली, रेड कलर्ड बेली, जो कि अपीयर कब होता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, कॉर्टशिप, मेटिंग के टाइम पे अपीयर होता है, और ये उसके लिए टेरिटोरियल बिहेवियर शो करेगा, एग्रेसिव बिहेवियर शो करेगा। इसके लिए करेगा क्योंकि इसका रेड कलर है, इसके लिए, चाहे वो रेड कलर उसी स्पीशीज़ की फ़िशेज़ के अंदर है या अदर स्पीशीज़ की फ़िशेज़ के अंदर है, उनके लिए ये एग्रेसिव बिहेवियर शो करेगा और उनको वहाँ से भागने पे मजबूर करेगा। और अगर कोई स्पीशीज़ ऐसी है जिसकी रेड बेली नहीं है, वो चाहे इसी स्पीशीज़ से बिलोंग करता है या किसी और से, उसके लिए ये एग्रेशन शो नहीं करे। यानी ये जो स्पेसिफिक एक न्यूरल पाथवे जनरेट होगा, इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स जनरेट होगा, इसके लिए जो स्टिमुलस है, बाकी मतलब ये मेल फ़िश आती है या कोई और फ़िश आती है, फ़िश का इसकी तरफ मूव करना, इसकी टेरिटरी में आना नहीं है, रेड कलर की बेली वाली फ़िश का इसकी टेरिटरी में आना है। तो जिस पूरे मतलब स्टिमुलस के जिस स्पेसिफिक पार्ट को इसने रिस्पॉन्ड किया है वो है रेड बेली का कलर, और इस तरह के स्टिमुलस को कहा जाता है साइन स्टिमुलस। यानी साइन स्टिमुलस एक ऐसा स्टिमुलस है, एक ऐसी पूरे स्टिमुलस का एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिसको एक्चुअली ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है, इसको कहा जाता है साइन स्टिमुलस। और इसकी एग्जांपल में आप ये बात लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये टर्म शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कस करने के लिए आ सकती है कि साइन स्टिमुलस क्या होता है। अब इसमें जिन चीज़ों को आपने खुसूसी तौर पर लिखना है वो क्या हैं, एक तो पर्सन्स का नेम, हुस्कल 1935 और लॉरेंस इन 1935, इन्होंने एक्सप्लेन किया इन टर्म्स को साइन स्टिमुलस। उसके बाद इसकी डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल आप साथ लिख देंगे। अब डियर स्टूडेंट, हम थोड़ा सा एक और टर्म है, एक दो नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर, इसको हम कहते हैं IRM। ये टर्म भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकती है। इसको कहा जाता है इनेट रिलीजिंग
इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म, IRM, इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म। ये स्टूडेंट, ये एक स्पेसिफिक न्यूरल पाथवे है। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म साइन स्टिमुलस को रिसीव करता है, एक मखसूस पाथ, एक मखसूस न्यूरॉन्स या सेल के अंदर नर्व इम्पल्स होती है और उसके नतीजे में एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जो है वो अपीयर होता है। इसको कहा जाता है इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म या IRM से इसको एब्रीवेट किया जाता है। बुक की भी हम इसको टर्म को पढ़ देते हैं, आप इसको ज़रा देख लें। अ सिलेक्टिव रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस सजेस्टेड दैट देयर इज़ मैकेनिज्म कॉल्ड टू बी इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म। This aspect of concept is important in being innate, यानी कि वो साइन स्टिमुलस को रिकॉग्नाइज करना और उसको रिस्पॉन्ड करना, और उसमें जो न्यूरल पाथवे इन्वॉल्व है इसको कम्प्लीटली कहा जाता है इनेट बिहेवियर। इसकी एक एग्जांपल ले लें। एक एनिमल है जिसको बोलते हैं हम डिगर वैस्प। डिगर वैस्प अपनी की जो फीमेल है वो अपना नेस्ट प्रिपेयर करती है, उसमें अपने अंडे रख के उस नेस्ट को बंद कर देती है। और डिगर वैस्प जो है, क्योंकि उसका लाइफ स्पैन छोटा होता है, थोड़ा होता है, इस दौरान में वो डिगर वैस्प खुद जो है वो मर जाती है। और अब जो उसके अंडों से बच्चे निकलते हैं वो उस कैटरपिलर को खाते हैं, खा के बड़े हो जाते हैं, और उनमें जो फीमेल एनिमल्स होते हैं वो भी अंडे देते हैं और कैटरपिलर्स को मार के उन अंडों के पास रख के सेम चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं। अब डियर स्टूडेंट, जो कैटरपिलर वहाँ पर मौजूद है और वो फूड है, ये अंडों से निकलने वाले उन बच्चों को, हैच्ड होने वाले बच्चों को किसी ने नहीं सिखाया। ये उनका एक इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है कि ये फूड है, इसको वो खाएंगे, वो बड़े हो जाएंगे। और जो कैटरपिलर की साइट होगी वो उनके लिए साइन स्टिमुलस है, और उसको देख के जो उनकी बॉडी के अंदर न्यूरल पाथवे ट्रिगर होता है वो उनका IRM है, इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म है, और उनका इसको खाना जो है वो उसका एक बिहेवियर है। तो डियर स्टूडेंट, कैटरपिलर को मार के डिगर वैस्प के नेट में प्लेस करना, अंडों से यंग वंस का हैच्ड होने के बाद उस कैटरपिलर को खा लेना और बड़े होकर सेम चीज़ को रिस्पॉन्ड करना, ये इंस्टिंक्ट बिहेवियर की एग्जांपल है। डियर स्टूडेंट, अब हमने इंस्टिंक्ट बिहेवियर को अच्छी तरह पढ़ लिया है। अब हम इनके कंपैरिजन के कुछ पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। जैसे लर्निंग बिहेवियर की दो मेन टाइप्स जो हैं उसमें हैं लर्निंग, एक है लर्निंग बिहेवियर और दूसरी तरफ है इंस्टिंक्ट बिहेवियर। इंस्टिंक्ट बिहेवियर एंड लर्न बिहेवियर। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इनको कंपैरिजन में देखें तो पहला पॉइंट ये है कि एक्सपीरियंस से किसको मॉडिफाई किया जा सकता है। इंस्टिंक्ट के ऊपर एक्सपीरियंस का कोई इफेक्ट नहीं होता। एक्सपीरियंस हैज़ नो ऑब्वियस इफेक्ट ऑन द इंस्टिंक्ट, जबकि लर्निंग बिहेवियर जो है वो डिपेंड ही एक्सपीरियंस पे करता है। एबिलिटी और जो इनहेरिटेड स्ट्रक्चर हैं, यानी जीन्स हैं, विरासती चीज़ें हैं, उनके एबिलिटी टू लर्न तो डिपेंड कर सकती है उनके ऊपर, मगर लर्निंग उस पर डिपेंड, यानी जितने भी हमारी बॉडी के अंदर लर्नड बिहेवियर होंगे, जैसे हमने कोई उर्दू इंग्लिश राइटिंग सीखी है, उर्दू बोलना या जो भी हमारी मदर लैंग्वेज है वो बोलना सीखा है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं। एक्सपीरियंस से जो बिहेवियर्स पैदा होंगे वो सारे के सारे लर्नड बिहेवियर कहलाते हैं, और ऐसे बिहेवियर जिनके ऊपर एक्सपीरियंस का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। जैसे अगर हम अपनी बुक का ये जो कंटेंट्स का टेबल नंबर 82 पेज का जो टेबल है, इसके पॉइंट्स देखें तो पहला पॉइंट ये है, इंस्टिंक्ट बिहेवियर डिपेंड्स ऑन हेरिडिटी मटीरियल। एनिमल्स मे बॉर्न विद राइट रिस्पॉन्सेज बिल्ट इन द नर्वस सिस्टम इन द इनहेरिटेड स्ट्रक्चर। यानी इंस्टिंक्टिव बिहेवियर जो होते हैं ये डिपेंड करते हैं इनहेरिटेड स्ट्रक्चर के ऊपर या मटेरियल के ऊपर। यानी कोई भी पर्सन के अंदर इंस्टिंक्ट रिस्पॉन्सेज जो हैं वो उसके हेरिडिटी मटेरियल ने, DNA ने, जीन्स ने कंट्रोल किए हुए हैं, और जो कि उसने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किए हैं। अब वो अगर उसने ठीक जीन्स इनहेरिट किए हैं तो वो राइट रिस्पॉन्सेज के साथ होगा, अगर कोई डिफेक्टिव जीन्स इनहेरिट किया तो वो डिफेक्टिव रिस्पॉन्सेज के साथ होगा। जबकि जो लर्नड बिहेवियर है डिपेंड्स ऑन एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, इट डिपेंड्स ऑन environmental influence। ability to learn डिपेंड कर सकती है इनहेरिटेड स्ट्रक्चर के ऊपर, मगर लर्निंग इटसेल्फ जो है वो
इनहेरिटेड स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। एबिलिटी टू लर्न, यानी कोई क्विक लर्नर है, कोई वीक लर्नर है, कोई मोर इंटेलिजेंट है, कोई लेस इंटेलिजेंट है, ये चीज़ डिपेंड कर सकती है इनहेरिटेड स्ट्रक्चर पे, मगर उसने जो लर्न करना है वो उसके एनवायरनमेंट पर ही डिपेंड करेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो ये है कि एक्सपीरियंस, यानी एक्सपीरियंस प्रैक्टिस हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन द इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, जबकि लर्निंग बिहेवियर डिपेंड ही किस पे करता है, एक्सपीरियंस पे। द मोर यू एक्सपीरियंस द मोर यू लर्न, जितना आप ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे उतना आप परफेक्ट होते जाएंगे, लर्निंग बिहेवियर आपका स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। जैसे आप कोई चीज़ लिखते हैं, आप उसके एक्सपीरियंस करते हैं और करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपकी राइटिंग परफेक्ट हो जाती है, स्पीकिंग परफेक्ट हो जाती है, ड्राइविंग स्किल्स परफेक्ट हो जाती हैं, या कोई और भी जो भी स्किल आप सीखते हैं वो उसके ऊपर एक्सपीरियंस का एक डेफिनेट इन्फ्लुएंस होता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 पर अगर हम आएँ तो जो इंस्टिंक्ट्स हैं ये इवॉल्व होते हैं इन द हिस्ट्रीज़ ऑफ स्पीशीज़। इनमें जो एवोल्यूशन होती है, एवोल्यूशन इनमें होती है इन द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑफ स्पीशीज़। ये स्पीशीज़ के अंदर ख़त्म होते हैं, नए आते हैं, बढ़ते हैं, यानी सारे, अगर कोई इंस्टिंक्टिव बिहेवियर ख़त्म हो गया तो वो सारे इंसानों में ख़त्म हो जाएगा। कोई नया इंस्टिंक्टिव बिहेवियर पैदा हुआ वो सारे इंसानों में पैदा आएगा। यानी इंस्टिंक्टिव बिहेवियर के जो आने वाले चेंजेस हैं वो पूरी स्पीशीज़ के अंदर होंगे और ये पूरी स्पीशीज़ को अफेक्ट करेंगे, जबकि लर्निंग बिहेवियर जो है ये इवॉल्व होगा एक ऑर्गेनिज़म के अंदर, एक सिंगल इंडिविजुअल के अंदर। यानी एक पर्सन जो है उसने गाड़ी चलाना सीख लिया, उसने उर्दू इंग्लिश लिखना सीख लिया, या उसने कोई सिंगिंग की कोई स्किल सीख ली, अब ये उसकी लाइफ तक महदूद है। उसके बच्चों में ये स्किल पास नहीं होगी, उसके बच्चों को फिर से ये स्किल सीखना पड़ेगी, उसका एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, और उसकी लाइफ के अंदर ये स्किल उसकी इम्प्रूव होते होते कोई बहुत अच्छा सिंगर बन गया, बहुत अच्छा क्रिकेटर बन गया, बहुत अच्छा फुटबॉलर बन गया। ये सारी स्किल उसने लर्न की और उसकी लाइफ के साथ साथ ये उसके अंदर इवॉल्व करती गई, बढ़ती गई। अब एक इंसान फुटबॉलर होने का ये मतलब नहीं कि सारे इंसान ही उतना अच्छा फुटबॉलर हो सकते हैं। तो ये जो बिहेवियर्स इवॉल्व करते हैं इन द लाइफ हिस्ट्रीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल, उनको लर्न बिहेवियर कहा जाता है। जो इवॉल्व करते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ स्पीशीज़ उनको इंस्टिंक्ट बिहेवियर कहा जाता है। लर्निंग जो है उन एनिमल्स को फ़ायदा देती है जिनका लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है, जिनकी ज़िंदगी लंबी होती है। जैसे इंसानों की ज़िंदगी लंबी है तो वो बहुत सारा टाइम अपनी ज़िंदगी का सर्व कर सकते हैं चीज़ों को सीखने में, लर्न करने में। जिन एनिमल्स की लाइफ स्पैन छोटा होता है, जो थोड़े से वक्त के लिए, कोई 24 आवर्स के लिए, कोई 1 वीक के लिए, कोई 10 डेज़ के लिए जो एनिमल ज़िंदा रहते हैं, जिनका शॉर्ट लाइफ स्पैन है, वो अपनी ज़िंदगी की ज़्यादातर ज़रूरियात पूरी करते हैं इंस्टिंक्ट से। तो जिनका लाइफ स्पैन मुख्तसर है, जिनकी थोड़ी ज़िंदगी है, वो अपनी ज़िंदगी को ज़्यादातर गुजारते हैं इंस्टिंक्ट्स की बेस के ऊपर, और जिनकी लाइफ स्पैन ज़्यादा है वो अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, लर्निंग बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी जैसे हम बड़े होते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी के 20, 25, 30 साल किसी प्रोफेशन को सीखने में, पढ़ने में सर्व कर देते हैं। आधा हिस्सा ज़िंदगी का लर्निंग या इसके बाद भी लर्निंग कंटिन्यू रहती है, बिकॉज़ हमारा लाइफ स्पैन ज़्यादा है। तो जिन एनिमल्स का लाइफ स्पैन लॉन्ग है उनकी ज़्यादा अच्छा सर्वाइवल डिपेंड करता है लर्निंग बिहेवियर पे, और जिन एनिमल्स का लाइफ स्पैन शॉर्ट है उनका सर्वाइवल बेस्ड करता है इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास वो है कि वो एनिमल्स जिनको पेरेंटल केयर मिलती है, जिनको बॉर्न होने के बाद पेरेंटल केयर मिलती है, वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर लर्नड बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करते हैं। और जिन एनिमल्स को बॉर्न होने के बाद नो पेरेंटल केयर, कोई मदर से, फादर से कोई पेरेंटल केयर नहीं मिलती, वो अपनी लाइफ पे डिपेंड करते हैं इंस्टिंक्ट के ऊपर। जैसे हमने वो डिगर वेस्प की एग्जांपल की बात की कि डिगर वेस्प एक एनिमल ने अपना घोंसला बनाया, उसके अंदर अंडे दिए, उसमें कैटरपिलर छोटे छोटे एनिमल्स हैं उन्हें मार के रख दिया, नेस्ट को ब्लॉक कर दिया। अब इस दौरान में उस डिगर वेस्प की डेथ हो गई। अब जो अंडों से बच्चे निकले उन्होंने कैटरपिलर को खाया, बड़े हुए, फिर अंडे दिए, उन्होंने भी यही सेम काम किया। अब वो अंडों से निकलने वाले बच्चों को कोई पेरेंटल केयर नहीं मिली,
इसलिए वो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है कि वो कैटरपिलर को खा के बड़े हो जाते हैं। तो जिन एनिमल्स को पेरेंटल केयर मिलती है वो लर्नड बिहेवियर पर डिपेंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 5 इनके डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस है इनहेरिटेड स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस पर डिपेंड करता है लर्निंग बिहेवियर। एक्सपीरियंस का इंस्टिंक्ट के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, लर्निंग बिहेवियर के ऊपर एक्सपीरियंस का ऑब्वियस इन्फ्लुएंस है। इंस्टिंक्ट बिहेवियर इवॉल्व करते हैं इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ स्पीशीज़, जबकि लर्निंग बिहेवियर इवॉल्व करते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। जिनका शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है उन्हें इंस्टिंक्ट बिहेवियर सूट करते हैं, जिनकी ज़िंदगी लंबी होती है उनको लर्निंग बिहेवियर सूट करते हैं। जिनको ज़िंदगी में पेरेंट्स की केयर मिलती है अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ में, वो लर्निंग बिहेवियर पर डिपेंड करते हैं। उनके पेरेंट्स उनको सिखाते हैं कि कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, कैसे सरवाइव करना है। जिन एनिमल्स को पेरेंटल केयर नहीं मिलती, उनकी ज़िंदगी भी छोटी होती है, वो मोस्टली अपनी ज़िंदगी में इंस्टिंक्टिव बिहेवियर पर डिपेंड करते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल देख लें, वो बुक से ही आप लोग देख लें कि हनी बीज जो हैं इनहेरिट द एबिलिटी टू फॉर्म विंग मसल, यानी हनी बीज शहद की मक्खियों में जो विंग्स के मसल्स पैदा होते हैं और विंग्स के ज़रिए वो उड़ते हैं, ये उनकी अंदर एक इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है। दे इनहेरिट दिस टेंडेंसी फ्रॉम देयर पेरेंट्स, और इस टेंडेंसी को यूज़ करके वो जो खुशबूदार नेक्टर्स वाले फूल हैं उनकी तरफ जाते हैं और फिर वो हनी कलेक्ट करने का बाइस बनते हैं। इसी तरह डिगर वेस्प की एग्जांपल जो है वो भी इंस्टिंक्ट की एग्जांपल है। अब लर्निंग बिहेवियर में एक एग्जांपल है जिसमें आप ट्रायल एंड एरर लर्निंग कहते हैं, आप कंडीशनिंग इसको बोल सकते हैं। जैसे एक डॉग है, उसको आप कोई खाना देते हैं, वो खाने को देखता है, स्मेल करता है, तो वो उसके मुंह में सलाइवा सीक्रेट होता है। खाने को देखना, स्मेल करना, टेस्ट करना, ये नेचुरल और प्राइमरी स्टिमुलस है। अब आप इसमें चेंज कर दें कि आप उस डॉग को फूड प्रोवाइड करने से पहले बेल रिंग करें, फिर उसको खाना दे दें। आप यही काम करते रहें। कुछ अरसे के बाद आप क्या करेंगे, जस्ट बेल रिंग करेंगे तो वो जो डॉग है वो सलाइवा सिक्रीट करना शुरू कर देगा। अब रिंगिंग ऑफ बेल पे सलाइवा प्रोड्यूस होना, मुंह में पानी आना, ये रिस्पॉन्स नहीं बनता। रिंगिंग ऑफ बेल एक अननेचुरल स्टिमुलस है, इररेलेवेंट स्टिमुलस है, सेकेंडरी स्टिमुलस। तो आपने क्या किया, आपने उस डॉग को रिंगिंग ऑफ बेल पे सलाइवा सिक्रीट करना सिखाया है। तो ये बिहेवियर उसका जो रिंगिंग ऑफ बेल पे वो सलाइवा सिक्रीट करना शुरू कर देता है, ये उसका लर्नड बिहेवियर कहलाएगा, ये उसका इंस्टिंक्ट बिहेवियर नहीं कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ मेजर डिफरेंसेस थे जो हमने डिस्कस किए हैं लर्निंग बिहेवियर और इंस्टिंक्ट बिहेवियर के हवाले से। इस टॉपिक में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस ही ज़्यादातर बनते हैं, जैसे पहले नंबर पर इनेट बिहेवियर की डेफिनेशन, फिर काइनेसिस और टैक्सिस में डिफरेंसेस, फिर कुछ इंस्टिंक्ट और रिफ्लेक्सेस का जिक्र किया हुआ है। उसके बाद साइन स्टिमुलस और इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म, दोनों टर्म शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और फिर लास्ट का ये डिफरेंसेस अलॉन्ग विद एग्जांपल। तो आज के लेक्चर को डियर स्टूडेंट हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। आज के लेक्चर में हमने इंस्टिंक्ट बिहेवियर और लर्नड बिहेवियर का कंपैरिजन मेनली डिस्कस किया और उसके साथ कुछ छोटी छोटी टर्म्स डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग लर्निंग की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर को हम इधर ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।